नमस्कार बच्चों, मैं हूं महिमा और मेरे साथ आज हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट 34। ये वर्कशीट 28 ऑफ सितंबर 2021 के लिए है। क्लास 10 सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट हम सॉल्व करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है संघवाद। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज का टॉपिक संघीय प्रशासन प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं, यानी संघीय शासन प्रणाली की विशेषताएं क्या क्या होती हैं वो देख लेते हैं। नंबर 1, संघीय सरकार में दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं, यानी संघीय सरकार में जो स्तर होते हैं, सरकार के कई स्तर होते हैं। ठीक है, प्रथमा द्वितीय तृतीय, और उनके आधार पर सरकार जो होती है काम करती है। ठीक है, बड़े से छोटे लेवल तक डिवाइड करके, जिससे कि काम करना आसान हो जाता है। नंबर 2, संघीय व्यवस्था में विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट वर्णित होते हैं, यानी किस स्तर की सरकार के पास कितने अधिकार हैं, वो उसको कैसे प्रयोग कर सकते हैं, ये सब कुछ संविधान में मेंशन किया जाता है। नंबर 3, संघीय व्यवस्था में संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती, यानी कि कोई भी मौलिक प्रावधान को अगर सरकार को बदलना है तो कोई एक स्तर नहीं बदल सकता। उसमें कुछ प्रावधान बनाए जाते हैं कि प्रथम और द्वितीय किस तरीके से एक दूसरे से मिलकर सभी स्तर जो होते हैं इस प्रावधान को लेकर आते हैं। नंबर 4, संघीय व्यवस्था का उद्देश्य देश की एकता को सुरक्षित रखना, क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करना है। ठीक है, यानी देश की एकता को बनाए रखना और क्षेत्रीय विविधताएं, किसी भी देश में जो अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग स्पेशलिटी होती है उसको बनाए रखना। ठीक है, क्योंकि एक जैसी सरकार हो जाएगी तो अलग अलग क्षेत्रों को नहीं समझ पाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पे हम अपने भारत देश को देख लेते हैं। हमारे देश में कहीं पे एक ही समय में बहुत गर्मी हो रही है, कहीं पर एक ही समय में बहुत सर्दी हो रही है, कहीं पे एकदम सामान्य तापमान है। तो एक ही समय में हमने देखा हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न तापमान पाए जाते हैं, विभिन्न वेशभूषा पाई जाती है, विभिन्न तरह का रहन सहन पाया जाता है। तो हमारे देश में बहुत सारी विविधताएं हैं। अगर संघीय सरकार नहीं होगी, अलग अलग स्तर पे सरकार काम नहीं करेगी, तो क्या एक सरकार पूरे देश को पूरी तरीके से समझ के कार्य कर पाएगी? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो इसीलिए आवश्यक है। आगे देखते हैं संघात्मक सरकार और एकात्मक सरकार में क्या भिन्नताएं हैं वो देख लेते हैं। तो संघात्मक सरकार दो या दो से अधिक स्तर पर सरकार कार्य करती है। एकात्मक सरकार शासन का एक ही स्तर होता है, बाकी इकाइयां उसके अधीन होकर कार्य करती है, यानी कि एक ही आपका पीएम सीएम जो भी होता है एक ही होता है और वो ही डायरेक्शंस देते हैं, उनके आधार पर ही पूरे देश में वो शासन करते हैं। तो ये होती है एकात्मक सरकार। आगे देखते हैं संघात्मक सरकार, केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ विशेष प्रकार के आदेश नहीं दे सकती, यानी केंद्र सरकार राज्य सरकार को विशेष आदेश नहीं दे सकती, और यहाँ भी केंद्र सरकार राज्य सरकार को विशेष आदेश नहीं दे सकती है। आगे देखते हैं राज्य सरकार के पास अपनी शक्तियां होती हैं और वह उसके लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और यहाँ पर है राज्य सरकारें केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह होती हैं। तो संघीय सरकार में क्या होता है कि हर एक राज्य सरकार जो होती है उसके पास अपनी शक्तियां होती हैं, अपनी शक्तियों का प्रयोग करके वो अपनी जनता के लिए कार्य करती है, और यदि वो कार्य नहीं कर पाती तो उसे अपनी जनता को जवाब देना पड़ता है। जबकि एकात्मक सरकार में जो संघ मतलब छोटे स्तर की जो लोग काम करते हैं वो केंद्र को जाके जवाब देते हैं। ठीक है, तो वो जवाबदेही किसकी हो जाती है? केंद्र सरकार की। उन्हें केंद्र को ही जवाब देना पड़ता है। आगे देखते हैं उदाहरण के लिए, जैसे संघात्मक सरकार कहाँ है? भारत में है, कनाडा में है, जर्मनी में इत्यादि। और एकात्मक सरकार का उदाहरण है फ्रांस, चीन, जापान इत्यादि। संघात्मक सरकार के प्रकार देख लेते हैं। तो इसके दो प्रकार होते हैं। नंबर 1, साथ आकार संघ बनाना, यानी कमिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक है, दो या दो से अधिक स्वतंत्र इकाइयों को साथ लेकर एक बड़ी इकाई का गठन, सभी स्वतंत्र राज्यों की सत्ता का एक ही समान होती है, जैसे ऑस्ट्रिया, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि। यहाँ पे क्या होता है? दो या दो से अधिक स्वतंत्र इकाइयाँ, यानी स्वतंत्र देश जो होते हैं या स्वतंत्र पार्ट्स जो होते हैं वो एक साथ मिलकर गठन करते हैं, और इस प्रकार सभी स्वतंत्र राज्यों की सत्ता का एक समान होती है। साथ लेकर संघ बनाना, एक बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन। केंद्र अधिक शक्तिशाली होता है, जैसे भारत, जापान आदि। भारतीय संविधान में सरकारों के मध्य शक्तियों का बंटवारा स्पष्ट रूप से किया गया है, यानी कि हमारे संविधान में सरकारों को अलग अलग लेवल पे अलग अलग पावर्स दी गई हैं। संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार
और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। पूरे देश के लिए इन मामलों पर एक तरह की नीतियों की जरूरत है। इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया है। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को है। ठीक है। राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय हैं। राज्य सूची में वर्णित विषयों के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची कौन होती है? जैसे संघ के ऊपर कौन कानून बनाता है? केंद्र सरकार सारे नियम बनाती है। राज्य के ऊपर सारे नियम राज्य सरकार बनाती है। पर समवर्ती सूची वो सूची होती है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों का हस्तक्षेप होता है, दोनों मिलकर नियम बनाते हैं। परंतु ऐसी सिचुएशन में, समवर्ती सिचुएशन में, जब कोई ऐसा विवाद आ जाता है कि किसी एक को अंतिम फैसला लेना है, तो अंतिम फैसला जो होता है वो केंद्र का होता है। तो समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, मजदूर, संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे विषय हैं जो केंद्र के साथ राज्य सरकारों की साझा दिलचस्पी में आते हैं। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को ही है। लेकिन जब दोनों के कानूनों में टकराव हो तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया कानून ही मान्य होता है। संविधान के अनुसार बाकी बचे विषय केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं। तो इस प्रकार जो है भारतीय संविधान में सरकार जो है इस तरीके से काम करती है। ये थी आज की वर्कशीट। आई होप आपको समझ में आई होगी। इस पर आधारित आज 2 ही प्रश्न पूछे गए हैं हमसे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 है संघवाद की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए और प्रश्न नंबर 2 है साथ आकर संघ बनाने व साथ मिलकर संघ बनाने की कुछ उदाहरण दीजिए। तो ये हैं आज के हमारे 2 प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं इन दोनों प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 की। प्रश्न नंबर 1 क्या कहते हैं? संघवाद की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर है संघीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं हैं। नंबर 1, संघीय सरकार में 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं। नंबर 2, संघीय व्यवस्था में विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट वर्णित होते हैं, यानी मेंशन होते हैं। नंबर 3, संघीय व्यवस्था में संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। और नंबर 4, संघीय व्यवस्था का उद्देश्य देश की एकता को सुरक्षित रखना तथा क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करना है, जिससे भारत का इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, क्योंकि भारत में बहुत तरह की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो इन विविधताओं को बनाए रखने के लिए संघीय सरकार का होना अति आवश्यक है। तो ये इसका उदाहरण भी मैंने आपको साथ में बता दिया। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 है साथ आकर संघ बनाने या साथ मिलकर संघ बनाने के कुछ उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर है साथ आकर संघ बनाना, जैसे कि 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र इकाइयों को साथ लेकर एक बड़ी इकाई का गठन। सभी स्वतंत्र राज्यों की सत्ता एक समान होती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि। साथ लेकर संघ बनाना, जैसे एक बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधताओं को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन, जैसे केंद्र अधिक शक्तिशाली होता है। इसका उदाहरण है भारत, जापान आदि। तो ये है आज की वर्कशीट, इसी के साथ होती है कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूं महिमा और आपसे लेती हूं विदा। जल्द ही मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।